चल नाउ पे अटेंशन बेटा। अब जैसे मैडम आप मंडे से हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, तो आप अभी जितना आए ध्यान में उतना समझो। जो बच्चे पहले से हैं, हमने अब तक ये वाला चैप्टर डन कर दिया बेटा। कौन सा? चैप्टर नंबर 2। और चैप्टर नंबर 1 बहुत हद तक बहुत जरूरी होता है उन बच्चों के लिए जो कॉमर्स में आते हैं और अकाउंट्स इस सब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। बिकॉज चैप्टर 1 ये पूरी तरीके से थियरी चैप्टर है। इसमें कोई भी चीज प्रैक्टिकली आती नहीं, आपको नंबर्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ आपको कुछ वर्ड्स दिखेंगे, टर्मिनोलॉजी समझनी है कि भाई अकाउंट्स में एक व्यक्ति, जैसे हमने ना सेकेंड चैप्टर में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट समझा। अभी आपको पता है, जैसे मैम आप आ जाए, इनको पर्सनल क्या, रियल क्या, नॉमिनल क्या कुछ आइडिया है, तो उनके लिए तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा कंपेयर टू ऑल ऑफ यू कि वाह हमें आ रहा है। अब क्या अभी वैसे होने वाला है, धीरे धीरे अब बच्चे जैसे कि कुछ अभी मंडे से अपन चालू कर रहे हैं और कुछ बच्चे आएंगे, फिर कुछ फर्स्ट लिस्ट लगेंगे, सेकंड लगेंगे, थर्ड लगेगी, बच्चे आते जाएंगे। बट हमारा काम ऐसा है कि आपके बैच को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना है। आप में से देखो 5 बच्चों का चैप्टर 2 हो चुका है, मैडम आज आए हैं, तो आज हम चैप्टर 1 के कुछ टर्मिनोलॉजी समझेंगे जो तुम भी नहीं थे। फिर और याद रखना 11वीं के ना ये जो 5 चैप्टर है ना बेटा, ये वाले ये बहुत ज्यादा क्रुशियल है। क्यों क्रुशियल है पता है? क्योंकि ये आगे जाके आपको 12वीं के बाद अगर आपको एमबीए करना है तो बीबीए में सेम चैप्टर है। अगर आप सीए फाउंडेशन करना चाहते हो, पूरा का पूरा कंसेप्ट, इवन सीए फाउंडेशन में तो सभी है, लेकिन बता रहा हूं ये 5 कंसेप्ट से आपको अकाउंटिंग का नॉलेज आता है। आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट होना चाहते हो, आप एसीसीए करना चाहते हो, आप इवन बैंकिंग करना चाहते हो, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाहते हो, महाराष्ट्र वो बोर्ड की, वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, एमएससीबी की एग्जाम आती है, तो हर एक एग्जाम के लिए आपको ये बेसिक तो लगने वाला है, क्योंकि हम कॉमर्स लिए हैं तो हमें अकाउंट्स की आइडिया तो होनी चाहिए। तो जितनी बार भी रिपीट हो आपको बैठना है और समझना है, ठीक है, जिनका हो गया है, क्योंकि एक महीना लगता है, सब आते हैं, मिक्सअप होते हैं, लेकिन आपका उतनी बार मल्टीपल टाइम में होते जाएगा। एनीवेज, तो ये 5 चैप्टर बहुत जरूरी है। आने वाले जो 5 चैप्टर है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, डिप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, फाइनल अकाउंट, सिंगल एंट्री, 10 चैप्टर में तुम्हारा चीज खत्म होता है। लेकिन ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो यहाँ पे सीखते हो वही 12th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम में 12 मार्क्स का सम इसी के नॉलेज पे सॉल्व करते हैं। तो कनेक्टेड क्या है सर? सिमिलर चैप्टर ये वाला, बाकी ये सब आपको सीए में और सीए फाउंडेशन को कॉमन है, 10 के 10 चैप्टर। एनीवे सर, आता अपन जर शिकायला म्हटलं की अपन सुरुवात करेंगे कि सर आज कुछ अपन सीखते हैं और कुछ नई टर्म समझते हैं, तो आपको ना मैं यहाँ पे जैसे ना मैं एक टर्म आपको बताता हूँ, और आपको पता भी है, लेकिन जिनको है ना, जिनका हो गया उनको रिवीजन हो जाएगा। एक छोटे से टर्म पे मैं बात करूंगा, गुडविल पे। अब 2 सवाल, एक आपको मैं बताऊंगा मैडम और बाकी जो बच्चे थे। गुडविल क्या है? असेट है कि लाइबिलिटी? असेट। टेंजिबल है कि इंटेंजिबल? इंटेंजिबल। अब देखो आपको ना असेट पता है मैडम, ना इंटेंजिबल पता है, बराबर। अब यहाँ पे ध्यान देना, तो इसीलिए ये चीज होगी और आपको सेपरेट से भी एक दिन बैच रखा जाएगा, तो आप समझो गुडविल के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज गुडविल? रेपुटेशन। ओके, असेट कैसे भाई? क्योंकि बिजनेस में ना गुडविल का बहुत ज्यादा पैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं कि लोगों को गुडविल से क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो आप खुद ही आंसर दोगे, आपको बहुत सारी चीजें पता है बॉस, और मैं उसी के हिसाब से प्रैक्टिकल थोड़ा बताऊंगा, फिर वहां पे आएंगे। ओके, ये एक स्मार्टफोन है बेटा, ठीक है, उसको अच्छा खासा कैमरा है, 56 मेगापिक्सल, ठीक है, स्टोरेज है 128 GB, ठीक है, और बैटरी बैकअप भी अच्छा है भाई, वो कम से कम 24 घंटे चल जाता है बिना चार्ज के, ऐसे समझो। स्मार्टफोन है बेसिकली। कितना, कितने में आना चाहिए? कितना पे करोगे आप, क्या लगता है? एक रैंडम अमाउंट बोलनी यार, जो तुमको पता है कि सर इतना, इतने में तो मिल ही जाता है, और एक उसका कोई वास्तविक जीवन से संबंध नहीं होगा, सिर्फ एक रैंडम नंबर बोलना है तुमको जो अच्छा लगता है। ये सर कोई 40,000 बोल दिया सर, ठीक है, हर एक के आंकड़ा में यहाँ पे लिख दोगा। यस सर, 15 to 20,000, 20,000 आ जाता है। यस मैडम, आपका कोई नंबर? 30,000, चलो सर, और इसमें कोई नहीं, आप अपना अपना नंबर बोलिए।
35,000 ठीक है। यस, 45 बोल दिया सर, ठीक है, कुछ अलग। यस, हमने 50 बोल दिया। लेकिन दोस्तों, अभी नंबर ही बोलना था तो कुछ ही बोल दिया। यहाँ पे मैं एक नाम लिखता हूँ सर, कितने में आएगा? 1,50,000, 1.5 लाख रुपया। मतलब सर ये सारे वही फीचर है, सब यही है, सब यही है। लेकिन ये स्मार्टफोन को जैसे आईफोन एक ब्रांड का नाम मिला, जैसे आपको एक आईफोन का, जैसे आपने देखो एक आईफोन बोलते ही ये यहां से हटके डबल कर दिया, डायरेक्ट 1 लाख पे चले गए। एक्चुअली प्राइस तो 1.5 लाख है। लेकिन ये क्या डिफरेंशिएट करता है बेटा, इसे हम लोग ना ब्रांड वैल्यू कहते हैं। आप पुमा के शूज पहनते हो, वो 4-5 हजार के, और नॉर्मल शालीमार पे लेके आओगे वो 200 में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे गुडविल मतलब क्या, हम कॉमर्स के स्टूडेंट है ना, तो हमें बहुत सारी चीजें समझनी पड़ेगी। और आपके लिए तो मुझे टाइम ही टाइम है, क्योंकि आप जो पहले बच्चे आ गए ना, उनको बहुत एडवांटेज रहता है, क्योंकि आप देखो सेकंड चैप्टर पे घूम के आए हो, अब वापस पहले पे आ रहे, वापस कुछ और आएंगे बच्चे, तो उनके साथ एक टाइम आएगा जब बहुत ज्यादा रिपीटेशन नहीं हो गया, और उस बैच को ही सेपरेट कर देंगे, फिर वापस आपके साथ लेके आएंगे। लेकिन आप हमेशा याद रखो कि हम लोग जब कॉमर्स में आए हैं, यहाँ पे एग्जाम ओरिएंटेड, तो मैं एग्जाम के 10 दिन पहले भी पढ़ा दूं। मतलब यूट्यूब पे अगर आपने देखा होगा कि 12वीं जैसे बोर्ड एग्जाम को हमने 2 महीने में इतना बोलते ना कि अच्छी तरीके से कंप्लीट किया, और बच्चों का रिजल्ट तो आपने देखा ही है। तो 11 तो 1 महीने में हो जाएगा। फिर हम लोग ये 7-8-9 महीने क्या कर रहे हैं साथ में। तो आप एक याद रखो कि जब भी हम साथ में आए ना बेटा, अब आपका अप्रोच एकदम ऐसे होना चाहिए कि कॉमर्स में आए तो कुछ तो सीखना है, और ऐसे नहीं कि रटना है। गुडविल बोला, जैसे कुछ बच्चों ने बोला कि गुडविल ये असेट होता है। अब असेट क्या होता है? जो आपका प्रॉपर्टी है, खुद का है, जो आप जिसको ओन करते हो, है ना। जैसे कि ये डिजिटल बोर्ड मेरा खुद का है, मैंने किसी से रेंट पे नहीं लिया, तो अब यह मेरी प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, मैं इसको जो करना चाहे कर सकता हूँ क्या? तो इसे अकाउंटिंग टर्म में मैं क्या वर्ड यूज करता हूँ, ये मेरा क्या हो गया बेटा, बोलो तो। ये मेरा क्या हो जाएगा? असेट। अकाउंटिंग टर्म में क्या हो जाएगा? असेट, अगर मैं बोलता हूं तो। ठीक है, अब ये टर्मिनोलॉजी समझना है। ओके, नाउ तो पहले आपको गुडविल बताया, तो गुडविल अच्छा, और एक चीज है मैं आपको बता देता हूं, ताकि बाकी बच्चे असेट में ना, देखो असेट तो तुम्हें समझा, असेट काय असतं बेटा, जी तुमची प्रॉपर्टी आहे, जी तुम्ही ओन करता स्वतः। इसमें दो प्रकार पड़ते हैं। एक कौन सा असेट बेटा, ये कुछ नाम है, इसे याद रखो, टेंजिबल। और एक क्या रहेगा, इनटेंजिबल। ये दो नाम आपके सामने आए। ओके, वापस एक बार रिवाइज करा देता हूं। टेंजिबल मतलब कौन, जो असेट को आप देख सकते हो, जैसे मेरे बेंचेस, ये मेरे असेट है, क्या आप उसे देख सकते हो? यस। क्या उसे आप छू सकते हो, महसूस कर सकते हो? यस। जो एक्चुअली दिखता है, जो प्रेजेंट है, उसे आप कहोगे टेंजिबल असेट। और जो दिखता ही नहीं वो, लेकिन होता है, विराट कोहली का ब्रांड वैल्यू साथ में लेके नहीं चलता, लेकिन उसे पता है कि इंस्टाग्राम पे उसने पोस्ट किया तो उसको 5 करोड़ रुपया मिलेगा किसी भी प्रमोशन का। तो पॉइंट इज व्हाट, कि गुडविल ये नाम है, लेकिन कितना है, क्या है, वो आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो असेट है, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? इनटेंजिबल असेट। ओके, तो गुडविल हम पढ़ेंगे अभी, और देखेंगे कि क्या हम लोग समझना चाहते हैं, और अभी एग्जाम ओरिएंटेड उसको पेपर में कैसे लिखना है। दो बातें होती है, एक मैंने समझाया, आपको समझा, लेकिन पेपर में मेरे समझाने वाली लैंग्वेज से मार्क्स मिलेंगे नहीं, पेपर में हमें बुकिश लैंग्वेज लिखना पड़ेगा। चलो आते हैं थोड़ा, और मैं सब समझा। Goodwill may be described as the aggregate of those intangible attributes, those intangible, intangible समझा, ऐसे एट्रीब्यूट्स, ऐसे क्वालिटी जो आप लोग एक्सप्रेसली नहीं बता सकते, लेकिन है। अब मुझे बताओ, क्यों आईफोन को आपने 1.5 लाख रुपया दिया, क्यों? एनी वन रीजन? मेरे को पता है, एक तो ब्रांड, और दूसरा जॉब। सर भारी लगता है, ऐसे लोगो दिखाएंगे आईफोन का, आईफोन है हमारे पास। और सिक्योरिटी, है ना, वन ऑफ द रीजन आप बोल सकते हो कि आईफोन लिया तो सर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होते हैं। ये उसके कुछ एट्रीब्यूट्स, क्या है बेटा? एट्रीब्यूट्स। ये वर्ड्स तुम्हें समझने पड़ेंगे। उन्होंने क्या कहा कि गुडविल में भी डिस्क्राइब, हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? एज द एग्रीगेट ऑफ दोज इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस which contribute to its superior earning capacity over normal return on investment। अब ये थोड़े जर्जर शब्द है आपके लेवल से, मेरे लिए तो बहुत सिंपल है। सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी ओवर नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब क्या, कि एक नॉर्मल बंदा स्मार्टफोन बेचता है 20,000 में, लेकिन वो जस्ट बिकॉज आईफोन है उसको 1 लाख रुपया मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है? सुपीरियर अर्निंग कर रहा है। अर्निंग मतलब कमाना।
अदर देन बाकी लोग नॉर्मल रिटर्न पे काम कर रहे हैं, 20,000 पे आईफोन वाला 1 लाख पे बेच रहा है। ये किसकी वजह से बेच रहा है? क्योंकि उसके कुछ एट्रीब्यूट्स है, उसका ऐसा गुडविल है, उसका ऐसा रेपुटेशन है मार्केट में कि वो 2 फोन कमाएगा तो भी 2 लाख का बिजनेस, और बाकी लोगों को 20-20 हजार के 10 फोन बेचने पड़ेंगे तो 2 लाख का बिजनेस होगा। दिस इज नॉन एज सुपीरियर अर्निंग या अर्निंग कैपेसिटी ओवर नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इट मे अराइज फ्रॉम सच एट्रीब्यूट्स, फेवरेबल लोकेशन। अब देखो गुडविल कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या बात की उन्होंने? फेवरेबल लोकेशन। थोड़ा डिस्कस करते हैं, व्हाट डू मीन बाय फेवरेबल लोकेशन? तो आइडिया है, कुछ बोल पाएगा? फेवरेबल लोकेशन मतलब क्या? हाँ बेटा, जिथे चांगली कमाई होईल। फॉर एग्जाम्पल मैं टॉयज बेचने वाला मेरा बिजनेस है। फेवरेबल लोकेशन क्या रहेगा? कोई गार्डन है ना, गार्डन के बाद वो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और वहां पे साइड में मैंने टॉयज का शॉप रखा, तो मेरे लिए फेवरेबल लोकेशन हो जाएगा कि बहुत बच्चे आते हैं और बच्चे जहाँ पे ज्यादा हो गए वो खिलौने देख के रोएंगे कि मेरे को इसे मुझे, तो उसको उसका बिजनेस बढ़ जाएगा। कोई आइसक्रीम का दुकान जहाँ पे कोई बड़े गार्डन के या जॉगिंग ट्रैक जो भी रहा वहां पे उसके सामने रख दिया, तो दिस इज द फेवरेबल। जैसे अपना क्लास कॉलेज, अपने क्लास के आजू बाजू 10 कॉलेजेस है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया? फेवरेबल लोकेशन। यही क्लास अगर बहुत ज्यादा काने पक्के में होता तो वहां से नहीं। तो दिस इज वन ऑफ द रीजन की बाबा अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए था सर फेवरेबल एट्रीब्यूट्स म्हणजे काय, तर गुडविल कशाने वाढतं? तो सबसे पहला पॉइंट क्या था बेटा? फेवरेबल लोकेशन। अब तुम अगर समझोगे ना तुम पेपर में लिख पाओगे। अब देखो कॉमर्स में आगे की जर्नी कैसे रहेगी पता है? 10th तक क्या होता था, हम लोग रटते थे, एक लाइन लिया, एक क्वेश्चन लिया, बार बार पढ़ाओ, याद रह जाता था। अब यहाँ पे इतनी सारी चीजें तुम क्या क्या लर्न करोगे, तो तुम्हें अब यहाँ पे पेपर लिखना होगा अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे। अब मैंने कहा गुडविल लिखो, तो क्या लिखोगे? अब आपको पता है कि गुडविल किसकी वजह से आता है? कुछ तो इंटेंजिबल एट्रीब्यूट्स से, फेवरेबल एट्रीब्यूट्स से, और उस एट्रीब्यूट्स में क्या क्या आता है बेटा? सबसे पहली बात क्या है? फेवरेबल लोकेशन। दूसरा क्या आएगा? एबिलिटी एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। व्हाट इज एबिलिटी एंड स्किल एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट? सोचो तो फिर मैं बताता हूं, क्योंकि हर एक चीज मुझे बताना है, एक्सप्लेन कर। यस सर, अटेंड नहीं हुआ कोई भी? उनको तो मैंने भी बोला था कल सर लेक्चर में। तो ठीक है ना, बात करते हैं अपन क्या सही, उसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं? ये चलेगा, नहीं तो मंडे से मैं वापस स्टार्ट। ठीक है, देखते हैं। मैं उनका आज वापस बात करता हूँ क्यों नहीं आया करके। मैंने तो उन्हें कल मेरे लेक्चर में भी कहा था ये। लेट्स देखते हैं इनका लेक्चर, कोई बात नहीं। देख, कोई आइडिया? सोचो यार, सोचोगे नहीं तो फिर देखो ना, मैं समझाने का मतलब ही नहीं आएगा। अभी तुमको व्हाट इज, इसका कोई एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग? जैसे आप कभी कोई रेस्टोरेंट में जाते हो और उसने बहुत खड़ूस आपको सर्विस दिया, आप वापस जाओगे क्या? तो उसका एम्प्लॉय बोलेगे मैडम तुम्हाला काय सांगायचं, एक वेळेस सांगा, घडी नहीं सांगायचं, पहले बोले ये दो वो दो, और आप देखो कि बहुत आपको रिस्पेक्ट के साथ बात किया, मैम आपको क्या चाहिए ना, पोलाइटली बात किया, तो आपको अच्छा लगेगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन का गुडविल क्या उनके एम्प्लॉय पे डिपेंड हो सकता है क्या? आंसर इज यस। कि वो उनमें क्या स्किल है, वो लोगों से कितना पोलाइटली बात कर रहे हैं, क्या रिस्पेक्ट के साथ बात कर रहे हैं। अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय इस स्किल के साथ, इस एबिलिटी के साथ बात कर पाए, तो एक कस्टमर और 2 लोगों को लेके जाएगा, अरे उधर जाओ उनका सर्विस बहुत अच्छा है, उधर जाओ वो लोग बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो आप जब ये अपना माउथ पब्लिसिटी कर रहे हो तो इसे क्या कहा जाएगा बेटा? गुडविल। क्या कहा जाएगा? गुडविल। तो एट्रीब्यूट्स में क्या आता है? ये वाला वर्ड, एबिलिटी एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉय। एम्प्लॉय समझता ना, एम्प्लॉय मतलब उसके कामगार जो भी है, एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट कि उसका लोग किस तरीके से चीजों को मैनेज कर रहे हैं करके। नाउ क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, बट ऑब्वियस है इस पे तो गुडविल डेफिनेटली आपको तो रहेगा ही। फॉर एग्जांपल अब मैं आया और आज मैंने आपके स्कूल जैसा ही पढ़ाना चालू कर दिया होता, मैंने बोला गुडविल, चलो बेटा यहाँ से लाइन पढ़ना क्या, यहाँ से खत्म कर दिया, मैंने एफर्ट्स दिए ही नहीं, कुछ वर्ड्स आपको समझाए नहीं हो, जबकि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको नहीं पता यार। हाँ 10 ये अगर आप 2 साल बाद जाओ, मैं फटाफट रिवीजन लू तो चलेगा, इवन आज ये पढ़ाने के बाद भी मैं क्विकली बताऊं तो चलेगा, लेकिन मैंने रीड कर लिया हो तो तुम घर पे भी रीड कर सकते थे। तो तुम यहाँ पे इतने दूर सुबह उठ के, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, आए इतने दूर तो क्या कुछ तो समझना चाहिए। तो प्रोडक्ट एंड सर्विस का क्वालिटी क्या है, उस पर भी क्या मैटर करेगा? गुडविल। ये क्या, ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, बोलो तो क्या बता रहा हूं मैं आपको, क्या बता रहा हूं?
एट्रीब्यूट्स की गुडविल के कौन से अच्छा कुछ बातें बताए। सबसे पहले एट्रीब्यूट्स क्या था? फेवरेबल लोकेशन। फिर क्या था बेटा? एबिलिटी एंड स्किल ऑफ एम्प्लॉय एंड मैनेजमेंट। फिर क्या था? क्वालिटी ऑफ क्या? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट और सर्विस समझता क्या? जैसे ये वाटर बॉटल मैंने लिया, अब ये गर्म पानी को गर्म रखता है, ठंडे पानी को ठंडा रखता है, ऐसा अगर इसका क्वालिटी है, और मैंने गर्म पानी भर के लाया, दिन भर अगर गर्म रहा तो मैं खुश हो गया इस प्रोडक्ट से, क्योंकि इसने उसका कमिटमेंट था उसको पूरा किया। मेरे किसी दोस्त को जो टीचर है उसको भी गर्म पानी चाहिए, तो वो मुझे पूछेगा अरे अमोल कौन सा वाटर बॉटल लो, तो मैं इसके सर्विस से इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हूं, तो मैं क्या इस प्रोडक्ट को रेफर कर सकता हूँ क्या? इसने क्या जीत लिया? अपना गुडविल। क्या बना लिया? गुडविल। मैं आपको सिखा रहा हूं, अब मैं प्रोडक्ट बेच रहा हूं कि सर्विस दे रहा हूं? आंसर इज सर्विस। तुमने इंस्टाग्राम पे एक डॉक्टर देखा क्या, छोटे छोटे बच्चों को ट्रीट करता है? देखो बहुत ज्यादा उसके फॉलोअर है, और तुमको भी ऐसा आ जाएगा, नहीं देखा होगा तो कैसे एक दो बच्चों ने तो देखा है। वो ना बहुत अच्छे से ट्रीट करता है, इंजेक्शन भी दे देता है, फिर बच्चों को समझता है, बहुत ऐसे खिलाते खिलाते। तो हम जब बचपन में जाते थे, यार तुम भी गए होगे, डॉक्टर बोलते देती तो धोपा देगा, है ना? अब को लगता है यार कैसे हो रहा एकदम खुन्नस वाला, हाँ चलो भाई ऐसे ऐसे ऐसे, अपने बताया अब तो भाई कुछ तो इंजेक्शन जाने वाला, खड़क के टोच देता था, दर्द होता था। लेकिन वही कुछ ऐसे डॉक्टर जो बहुत आपसे प्यार से बात करते, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या खाया, कब बीमार पड़े, बाहर का खाया था, फलान ढिकना, दुनिया भर की बातें करते हैं, खटक से इंजेक्शन दे देते। तो हम लोग को क्या हो रहा है ना, सर्विस इज व्हाट, कि आप भी सर्विस सेक्टर में जाने वाले हो। कॉमर्स क्यों लिया है सर? अल्टीमेटली एक चीज है, आपने पैसा कमाने के लिए कॉमर्स लिया हुआ है। फुकट है क्या? ऐसे पैसे भर रहे, यहाँ पे आके बैठ रहे, फिर आगे क्या करना है, लोग बोल रहे बैंकिंग, कुछ भी करो, आप सर्विस सेक्टर में जाओगे तो ज्यादा पैसा कमाओगे, हमेशा याद रखना। तो आपका गुडविल कैसे बनेगा? अगर आप अच्छा सर्विस दोगे। आपका गुडविल कैसे बनेगा? अगर मैं ये देख लू ना कि आप इतने दिनों से जो बच्चा आ रहे उन्होंने देखा है, अगर मैं कुछ क्लासेस में कैसे टारगेट होता है, 7 दिन में एक चैप्टर, क्योंकि टीचर अपॉइंटेड होते हैं पेमेंट पे, तो अगर उनका फिक्स है कि आज वो इतना डिस्कशन नहीं करेंगे, वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे जाता है, फटाफट उनको पता है कि 4 पेजेस पढ़ाने हैं तो 4 पेजेस डन कर लेंगे, बच्चों को समझे या ना समझे। अब मुझे बताओ, उस सर्विस में तुम सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा ही नहीं, तो तुम किसी और को रेफर करोगे? पॉइंट इज नो। बट मुद्दा क्या चल रहा है, ये सारे इंडस्ट्री को कौन सा सेक्टर कहते हैं बेटा? सर्विस सेक्टर। चलो एनीवेज, तो एक एट्रीब्यूट्स क्या है? क्वालिटी ऑफ इट्स व्हाट? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। एंड लास्ट क्या है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सेट्रा। मतलब क्या? कुछ भी, और ऐसे कोई भी बहुत सारे रीजन जो अच्छे हो गए, उस पर आपका गुडविल टिका है। अब मैं आपको कहना चाहूंगा, आपको पेपर में आंसर लिखना है, व्हाट इज गुडविल। ठीक है, मैं लर्न करवा रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में 100% स्टोर हो जाएगा। गुडविल में भी डिस्क्राइब एज व्हाट बेटा? अच्छा एग्रीगेट का मतलब क्या? कलेक्टिव। एकेसीए का एग्रीगेट, अच्छा एकेसीए का गुडविल क्या हुआ? सबसे पहले लोकेशन, दूसरा एबिलिटी टू इस एम्प्लॉय, तीसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, चौथा कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये सब जब इकट्ठा होगा इसे कहते हैं एग्रीगेट। क्या बेटा? एग्रीगेट वर्ड का मतलब समझा? जिसे नहीं पता होगा बता दिया, जिसको पता है अच्छी बात है। गुडविल में भी डिस्क्राइब एज एग्रीगेट ऑफ दोज विच टेंजिबल की इंटेंजिबल बेटा इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स, क्योंकि ये सारी चीजें कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब मुझे आपके चेहरे से क्या पता आपको क्या लग रहा है, किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बोर हो रहा है। अब ये मेरी तो तुम्हारा इंटरनल बात है ना, कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिखेगा क्या इससे? कुछ तो मैंने पैरामीटर लगा दिया, जो बच्चा खुश है उसके दिमाग से कोई तो फुल निकल रहा है, ऐसे तो कुछ नहीं भाई, है ना? तो पॉइंट इज व्हाट की इसीलिए कौन से एट्रीब्यूट से बेटा? इनटेंजिबल एट्रीब्यूट्स ऑफ बिजनेस विच कंट्रीब्यूट। अब ये क्या करते? कंट्रीब्यूट करते कौन से अर्निंग के लिए? सुपीरियर अर्निंग ओवर नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप नॉर्मल रिटर्न नहीं करते, सुपीरियर मतलब उस लोग, अगर एक सादा फोन 20 में बिक रहा है, तुम्हारा 1 लाख नहीं बिकेगा। क्या रीजन है? ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या बताओगे? इट में अराइज, ये गुडविल कैसे अराइज आता है? एट्रीब्यूट्स एज अ 4 एट्रीब्यूट्स है। कौन से? लर्न नहीं करते, सोचो। पहला क्या था? फेवरेबल लोकेशन। दूसरा क्या था? एबिलिटी ऑफ एंड क्या बेटा? एबिलिटी एंड स्किल ऑफ इट्स एम्प्लॉय एंड मैनेजर। तीसरा क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस, और चौथा क्या था? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। बाद में क्या लिखोगे? एक्सेट्रा। हो गया लर्न। अच्छा लर्न कब हुआ? जब हमें समझा। तुम अगर बिना समझे रटने जाओगे ना तो अभी तो याद होगा, 10 मिनट बाद भूल जाओ, और अगर समझ के किया ना तो तुमको कभी टेंशन ही नहीं रहेगा। पेपर में तुम बोलोगे हाँ ठीक है गुडविल तो लिखना है, लिख देंगे। अब मैं एक्स्ट्रा टाइम क्यों दे रहा हूं? मैं भी तुम्हें ये सिखा रहा हूं कि थियरी पे टाइम देना पड़ेगा। अकाउंट वैसे थियरी सब्जेक्ट नहीं है, मैंने कहा ना चैप्टर 1 ही थियरी, आगे तो आपको नंबर ऑफ सम करने, उसमें भी मैं ऐसे ही आपको बताऊंगा।
लेकिन गुडविल क्या कहते हैं यहाँ पे बैठे बैठे लर्न हुआ क्या? चलो वापस एक बार आप देख लो क्या है, मैं ये रफ कर देता हूँ आपके लिए, थोड़ा क्लियर करता हूँ। तो जब आप गुडविल का पॉइंट लिखोगे तो कौन से वर्ड पहले डिफिकल्ट जाएंगे वो मैं देख लेता हूँ। पहला तो ये डिस्क्राइब एज एग्रीगेट ऑफ इंटेंजिबल क्या बेटा? एट्रीब्यूट, एग्रीगेट ऑफ दोस इंटेंजिबल एट्रीब्यूट। इससे क्या करता है बिजनेस, कौन सा अर्निंग करता है? सुपीरियर अर्निंग कैपेसिटी हो जाती है ओवर क्या बेटा? नॉर्मल अर्निंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अपने वर्ड में लिख सकते हो कि वो लोगों से ज्यादा कमाएगा। अच्छा, अब दूसरा पॉइंट क्या है, ये कैसे आएगा? इट मे अराइज फ्रॉम 4 बातें। कौन सी 4 बातें? फेवरेबल लोकेशन, एबिलिटी ये वाला दूसरा, क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस, और चौथा क्या? कस्टमर सेटिस्फेक्शन। लास्ट 2 पॉइंट करने, नहीं कुछ याद आया तो ये लिखने का। गुडविल इज रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मनी। अब ये बहुत जरूरी है आपको ना, 12वीं में मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कि पार्टनरशिप, एडमिशन, रिटायरमेंट, गुडविल का कैलकुलेशन। तो हमेशा एक याद रखना, गुडविल एक रेपुटेशन है, लेकिन हम कॉमर्स वाले लोग हैं, हमारे पास ऐसे कि सारी बातें किस पे डिस्कस होती है? पैसों में। तो गुडविल ये रेपुटेशन है। किसका रेपुटेशन है बेटा? बिजनेस का, जो कैसे एक्सप्रेस होता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मनी। आप गुस्सा हो, कैसे पता चलेगा? ओवरऑल पता चल जाता है, बोला ना, घर वालों को अपन 2 दिन बातें करना बोल कर देते, 1 दिन खाना बंद कर देते हैं, है ना, फोन हाथ में रहा तो फेंक देते हैं, जो भी है। तो आपके बिहेवियर से समझता है कि तुमने एक्सप्रेस किया, तुम गुस्सा। वैसे गुडविल को तुम एक्सप्रेस कैसे करोगे? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? मनी। और ये असेट तो है, लेकिन कौन सा असेट है? इंटेंजिबल असेट। हमने बहुत मेहनत किया, अभी हमने खत्म किया। अब मुझे बताओ, अगर मेरे एग्जाम में मेरे को एक ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन गुडविल, और आगे लिखा होगा 2 मार्क्स। अब मैं या पूरा भारतवर्ष एक जजमेंट करता है, बच्चा होशियार है कि मंद है, किस पे से? उसने क्या आंसर लिखा हुआ है। पेपर आ गया आपके सामने, बोले गुडविल लिखो, तो आपने तो क्लास किया है, बोले पेपर आ गया, अब शॉर्ट नोट से क्या लिखोगे पहले? क्या था बेटा? एट्रीब्यूट्स था ना, एट्रीब्यूट्स सच एज क्या? अच्छा, ये एट्रीब्यूट से क्या करता है? वो हेल्प करता है बिजनेस को, कौन से? अर्निंग के लिए। सुपीरियर अर्निंग ओवर क्या बेटा? नॉर्मल अर्निंग लिखा तो भी चलेगा, वहां पे नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपने नॉर्मल अर्निंग लिखा तो भी चलेगा, नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। और वो एट्रीब्यूट्स क्या क्या है? सबसे पहला फेवरेबल लोकेशन, दूसरा स्किल एंड एबिलिटी, आप ऐसे कुछ भी लिख, मतलब आगे पीछे चलेगा। एबिलिटी ऑफ व्हाट बेटा? एम्प्लॉई एंड क्या? मैनेजमेंट, भावनाओं को समझ लेना। तीसरा, वेरी गुड, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड क्या? सर्विसेज। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। और 5वां में लिखता हूं एक्सेट्रा। और भी जो पॉइंट रहेंगे अच्छे वाले, उससे गुडविल बनता है। इसको एट्रीब्यूट्स कहते हैं, फेवरेबल एट्रीब्यूट। और लास्ट में फिर आप 2 पॉइंट लिखोगे। पॉइंट ए कि गुडविल हमेशा कैसे एक्सप्रेस होगा बेटा? इन टर्म्स ऑफ व्हाट? एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ व्हाट बेटा? मनी। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और बी क्या पॉइंट था? गुडविल ये कौन सा असेट है? इनटेंजिबल असेट है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट ऐसे आंसर लिखे ना, तो मैं उसको इंडियन एजुकेशन सिस्टम में 2 में से 2 मार्क्स दूंगा और उसको होशियार की कैटेगरी में डाल दूंगा। और किसी स्टूडेंट को आ रहा है, जिससे तुम्हें भी समझा था कि गुडविल इंटेंजिबल है, बट मुझे बताओ क्या हमारा पेपर ओरल है या राइटिंग वाला है? राइटिंग में। तो राइटिंग में तो हमें इतना मेहनत करना पड़ेगा। तुमने कितना भी बोला, अरे सर मैं तो एवढा अभ्यास करती किंवा करतो पण मग मार्क का भेटत नहीं, बिकॉज हम वहां पे एक्सप्रेस नहीं करता। तुम्हारे 10th के भी परसेंटेज इसीलिए कम हो रहे थे। तुम्हें ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आ रहा था, या तुम 95 या 98 नहीं ला सकते थे, बट शायद तुम्हारा एक्सप्रेशन थोड़ा वीक था।
मतलब तुम लिख नहीं पाए जितना तुमको आ रहा था, तो अब आपको ऐसे लिखना है। और ये कब लिखते आएगा, लोगों को यही नहीं समझता कि सर अभ्यास करायचा कसा पुढे, तुम लोग सिर्फ एक पढ़ पढ़ के तुमको लिखना ही पड़ेगा। समझा बेटा? ये पक्का गुडविल दिमाग में गया अभी? गुडविल कौन सा असेट है? इंटेंजिबल असेट है। ओके, कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी एक्सप्रेस करते हैं। अगर कॉलेज में टीचर ने पूछ लिया डायरेक्टली सडनली, बोलो बेटा क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं गुडविल के फेवरेबल, अब चार चीजें तुम्हारे दिमाग में आ रही कि नहीं आ रही? कौन सी बोलो तो अभी बिना देखे दिख नहीं रहा है ना? बोलो। फेवरेबल लोकेशन, skill and ability and skill of employee and management, quality of product and services, customer satisfaction, etc. कौन कहता हमें इंग्लिश लर्न नहीं होगा या फिर या प्रॉब्लम आएगा कॉमर्स में? कॉमर्स तो इजी है ना? बस हमें उस अप्रोच से जाना है। और क्यों इजी है पता है? कल जाके अगर तुमको किसी ने बोला बोल तो गुडविल, और लोग क्या ना बहुत जज करते हैं आजकल कि हमको नहीं आया तो लगे जज क्या है कॉमर्स से, देखो कुछ आता नहीं इसको। अरे भाई समझा है लेकिन बोलते नहीं आ रहा, लेकिन भाई बोलना पड़ेगा आपको, बोलते भी आना चाहिए, कोई डिफिकल्टी है? पक्का। एट्रीब्यूट्स मतलब समझा ना, एग्रीगेट मतलब उस सारे पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स। डन हो गया। अब मैं कहूंगा कि मेरी पढ़ाई सक्सेसफुल हुई। पहली बार टीचर ने पढ़ाया, लेकिन टीचर ने पढ़ा के आपको सिर्फ प्राइमरी इंफॉर्मेशन मिलता है। ये जो मैंने बाकी का काम किया ना, ये आपको घर पे जाके करना होता है, लेकिन बच्चे करते नहीं क्योंकि उन्हें पता नहीं करना कैसे है। फिर दूसरे दिन वापस क्लास में आते बैग लेके, दूसरे दिन वापस कुछ तो चलता है, फिर तीसरे दिन वापस आते हैं, फिर अचानक से सैटरडे को पेपर आ जाता है। फिर पेपर आया तो बोलते लेट टेंशन सर आता, तो क्लास उदय तो फोटोस करा वाला डोकस दुखते हैं। तो ऐसे नहीं करने का। जब तुम्हारा, अब मुझे बताओ, अगर मैंने बोला बेटा इसमें पेपर है, तुम दोगे कि नहीं दोगे? वाई? बिकॉज अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है कि मुझे भी आता है और याद रहेगा। हाँ अभी भी कुछ बच्चे रहेंगे सर वो तो सब ठीक है पेपर मत लो, वो टेंशन में भूल जाते हैं। तो टेंशन को निकालना पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में तो पेपर लिखना है कि नहीं लिखना है, और हमारे पास इतना टाइम है। ओके डन। गुडविल को जस्ट कंप्लीट कर दो बेटा। यस यस और नो? एक बार रीड कर लो, चलो पूरा एक साथ में, लास्ट टाइम रिवीजन कर लो, मतलब रीड कर लो, खुद रीड कर लो स्टार्ट पे। पढ़ते वक्त समझ के पढ़ने का, सिर्फ ऐसे नहीं कि इंग्लिश पढ़ रहे हो बाद में पूछा तो वापस बोलते रुको सर वापस पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। तो पढ़ रहे हो तो समझ के डन। हो गया हो गया हो गया। आपका नाम क्या है? सताक्षी। सताक्षी मैडम का नाम बहुत बड़ा। ओके सताक्षी मैडम डन, समझा बेटा? आपको समझा? पूर्वा, श्रद्धा, वैभवी, यहाँ पे डन। ओके अब तुम पांचों के लिए ना एक बात मैं यहाँ पे बताता हूँ। तो अभी मतलब हमको समझा भी है और हमें लिखते भी आ रहा है, राइट? मतलब ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ पढ़ लिया, लेकिन हमें अभी पेपर अगर होगा या फिर तुम्हें टाइम दिया जाएगा, तुम घर पे पढ़ोगे तो अब तुम्हें रिकॉल होगा और तुम्हें लिखते आएगा। वैसे अब एक टर्म है प्रॉफिट और लॉस। अब प्रॉफिट तो कितना सिंपल टर्म है, मतलब मैं आपको बोलूं ना, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, अगर सिर्फ समझना है, प्लेन रीडिंग है, मैंने कोई चीज 2 रुपए में खरीदी और मैंने वो 5 रुपए में बेची, तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा हुआ, है ना? कितने का फायदा हुआ? कितना सिंपल है सर, आप कहोगे सर 3 रुपए का फायदा हुआ, ये सिखाएंगे। अच्छा मैंने कोई चीज खरीदी 8 रुपए और मैंने उसे 7 रुपए में बेची, तो फायदा होगा कि नुकसान होगा? नुकसान। कितने का नुकसान होगा? 1 रुपए का, बराबर है ना? तो जो फायदा होगा उस फायदे को हम लोग इंग्लिश में कॉमर्स टर्म में क्या कहते हैं? प्रॉफिट। और जो नुकसान होगा उस नुकसान को हम लोग क्या कहते हैं? लॉस। बट अब इसको मुझे इंग्लिश में लिखना है प्रॉपर टर्म यूज करके। समझ तो गया है? मेरे को कोई बड़ी बात नहीं थी कि प्रॉफिट और लॉस बताना, तुम्हें पता है कि ऐसा सिनारियो दिया, लेकिन इसको क्या कहेंगे पता है? को कहते हैं कॉस्ट। और जिसने बेचा इसको क्या कहते हैं पता है? सेलिंग, सेल करने का प्राइस, इसे कहते हैं सेलिंग प्राइस। व्हाट इज कॉस्ट? जिसने अमाउंट में जो सेलर है वो खरीदता है और आगे जाके बेचेगा, जितने प्राइस पे उसने खरीदा खुद ने, उसको मैं क्या नाम से जानूंगा बेटा? कॉस्ट। और जिससे मैं बेच रहा हूं तो उसे मैं क्या कहूंगा? सेलिंग प्राइस। दोस्तों
अगर मैं ऐसा लिखूं, अगर मुझे प्रॉफिट चाहिए, अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है, तो मैं दो नाम लिख रहा हूं। एक लिख रहा हूं कॉस्ट। अब कॉस्ट लिखा तो समझ रहा है ना, कॉस्ट मतलब जितने प्राइस पे मैंने चीज खरीदी हुई है। ओके, सेलिंग प्राइस मतलब जितने में मैं बेचने वाला हूं। मुझे बताओ, अगर मुझे प्रॉफिट कमाना है तो क्या ज्यादा होना चाहिए? कॉस्ट ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मिलेगा या सेलिंग प्राइस? बट ऑब्वियस ना, कॉस्ट, आप दिमाग में एक नंबर ले लो 10 रुपया, तो सेलिंग प्राइस 10 से ज्यादा होना चाहिए, 12, 15, 20, 100। तो अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो मेरा हमेशा क्या होगा बेटा? प्रॉफिट। मेरा हमेशा क्या होगा? प्रॉफिट। ये इक्वेशन समझो। और अगर ये इक्वेशन ऐसे होता, तो क्या होता? प्रॉफिट की लॉस, लॉस। अब देखो आप लोग कितने होशियार हो गए, आपको मैंने वही टर्मिनोलॉजीज, बहुत अगर ये अलग ढंग से पढ़ाता तो बच्चों को ना इक्वेशन समझते नहीं। इवन फाउंडेशन में ऐसे बच्चे जो 11वीं में किए थे अच्छे से नहीं, और अब सीए कर रहा है, और उनको भी ये चीजें समझते जो आपको समझेगा कि अगर मेरे को प्रॉफिट कमाना है तो मेरा कॉस्ट डेफिनेटली कम होना चाहिए और सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? ज्यादा। और अगर कॉस्ट ज्यादा हो गया सेलिंग प्राइस से तो मेरा क्या हो जाएगा? लॉस, है ना। अभी ये तो हमें सर लिखना है, पेपर में मार्क्स चाहिए, तो कैसे दिया वो उन्होंने, देखते हैं। अब देखो, when selling price of goods is what बेटा? more than cost price, it is profit। लर्न हो गया कि लर्न हो गया? व्हाट इज प्रॉफिट बोलो तभी उनके। when selling price of goods is more than cost price, it is known as। लेकिन आपने रटा नहीं, आपको समझा था थोड़ी देर पहले, और आपको समझा था तो समझे हुए शब्द को आपने बस यहाँ पे प्रॉपर एक लाइन में डाल दिया। अगर मैं डायरेक्ट ये बताता तुमको सेलिंग प्राइस भी नहीं पता, तुमको कॉस्ट भी नहीं पता, तो कितना कंफ्यूजन होता। लेकिन अब पता है कॉस्ट मतलब क्या? जिस प्राइस पे मैं खुद खरीद रहा हूं और आगे बेचने के लिए मुझे ज्यादा प्राइस पे बेचना पड़ेगा, तो क्या होगा? सेलिंग प्राइस। और मैं खरीद रहा हूं उसे कॉस्ट, तो प्रॉफिट कब होगा? when selling price of goods is more than cost price, this is known as क्या बेटा? प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल ऑफ बिजनेस। मैंने कहा था ना ये 5 लोगों को समझेगा, 1, 2, 3, 4, 5। हमने सेकंड चैप्टर किया, अकाउंटिंग इक्वेशन याद आ रहा है क्या? उसमें लास्ट वाला था, देखो कि 100 रुपए की चीज, मतलब 10,000 की चीज 2,000 प्रॉफिट पे बेची, तो हमने, हमारे पास टोटल कैश 12,000 आया, और जो 2,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट था वो हमने किसमें ऐड किया था? कैपिटल में। तो वही वो बोल रहे हैं कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट होगा तो तुम्हारा कैपिटल क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीज हो जाएगा, इसीलिए आपने वो कैपिटल में ऐड किया। तो ये दूसरा पॉइंट तुम 5 के लिए समझा। बाकी आप भी ध्यान रखना, फिलहाल कंसेप्चुअल तो ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि इसलिए मैं सेकंड चैप्टर पर लेके गया था। हम बहुत दिन से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन पता है जब भी प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में क्या होगा? ऐड। तो इसलिए प्रॉफिट होने से तुम्हारा कैपिटल बढ़ जाता है। आपको पता है सताक्षी कैपिटल क्या होता है? नहीं। हाँ बोलो। वेरी गुड, हाँ आ रहा है, बेसिक नॉलेज था। इन्वेस्टमेंट मतलब जो बिजनेस इनिशियली बिजनेस शुरू करता है, तो जब पैसा इन्वेस्ट करता है उसे क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। तो दिस इज द पॉइंट कि जब भी प्रॉफिट होगा तुम्हारा कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज। लेकिन सर पेपर हो रहा है और होशियार बनना है हमको, बाकी लोगों से अलग दिखना है, बाकी दुनिया इतना लिखी रह गई है, मैं क्या लिख के आऊंगा? E.G मतलब क्या? एग्जाम। क्या एग्जाम्पल लिखा है? गुड्स को सेल किया है कितने में? 50,000। और ऑल एक्सपेंसिव ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब सारा कॉस्ट कितना था? 30,000। तो आपको इतना नहीं, आप बोलना इफ द सेलिंग प्राइस इज 50,000 एंड कॉस्ट इज 30,000, तो प्रॉफिट कितना होगा? कितना? 20,000। मेरे दोस्तों, लेकिन बात तो कब बनेगी? जब आपके सामने पेपर होगा और मैं आपको बोलूंगा डिफाइन प्रॉफिट, 2 मार्क्स, जैसे गुडविल डिफाइन किया। बोल कैसे लिखोगे? लिखना है अभी क्या? when selling price is more than, या ऐसे मोर देन के पीछे मैं ऐसे अंडरलाइन कर दूंगा, मोर देन व्हाट बेटा? कॉस्ट प्राइस। तो उसे क्या कहा जाएगा? इट इज नोन एज क्या बेटा? व्हेन सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, इट इज नोन एज प्रॉफिट। बस आपने ऐसे भी लिख दिया, ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? पॉइंट वाइज आंसर लिखने का। हमेशा याद रखो, आपने भले एक ही लाइन में पढ़ा, लेकिन यहाँ पे पहला पॉइंट खत्म हो गया था, फिर आपने क्या करने का? लिखते वक्त
ऐसे एक लाइन छोड़ देने का, मैं बता रहा हूं, तो तुम्हारा ऐसे लाइन होते ना नोटबुक में, ये पहला पॉइंट लिखा, एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट लिखने का, क्या पॉइंट लिखोगे? प्रॉफिट से क्या होता है? वेरी गुड, प्रॉफिट से क्या होता है? इंक्रीजेस व्हाट बेटा? कैपिटल। आपका कैपिटल इंक्रीज हो गया, आपका कैपिटल इंक्रीज हो गया, प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? एग्जाम्पल, सपोज सेलिंग प्राइस इज 50,000 rupees and cost price is 30,000 rupees, then profit will be, आप ऐसे लिखो, कितना? 20,000। और वो कैसे आया, तो आप ऐसे इक्वेशन लिख सकते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस क्या बेटा? कॉस्ट। सेलिंग प्राइस कितना था? 50,000। अब ये आपकी होशियारी दिखाने का काम है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन टाइम है ही तो क्या ही लिखे सर, लिखो भाई जो लिखना है जिंदगी में, और तुम लोग दिखाओ कि तुम कितने होशियार हो। अब इस बच्चे को ना चेकर ज्यादा ही मार्क्स देगा, बट ऑब्वियस सी बात है, तुमने पहले क्या लिखा, अभी तुम्हारा आंसर इतने में है, मतलब कोई बच्चा क्या बोलेगा, सर प्रॉफिट 2 मार्क्स के लिए क्या है, क्या पूछा जाएगा, तुमको पहले ही लगा होगा इतना सा तो आंसर है। लेकिन जब तुम खुद की हैंडराइटिंग में लिखने जाते हो, तुम्हारा प्रेजेंटेशन उसको बराबर बड़ा आंसर बना देता है। तुमने पहला पॉइंट लिखा, व्हेन सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस इट इज नोन एज क्या? प्रॉफिट। प्रॉफिट से आपका कैपिटल क्या होगा? इंक्रीज। और तीसरा आपने लिखा एग्जांपल। इतना सिस्टमैटिक तरीके से लिखोगे तो मुझे बताओ, सामने वाला चेक कर तुम पे फिदा हो जाएगा, तो क्या बच्चा है, वाह। तो 10वीं तक तुमने क्या किया डजंट मैटर, इसके आगे तुमको इस चीज का ध्यान रखना है। जब पढ़ोगे तो ऐसा पढ़ो बेटा कि तुमको अभी टॉप करना है किधर। घर में दो लोग आएंगे, पूछेंगे अरे क्या ही समझ रहा है, कॉमर्स लिया है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, साइंस ले लिया तुमने, हमने हमारा सुना नहीं, हम बोल रहे थे साइंस ले लो, है ना, खुद का क्या, अब देखते कॉमर्स में क्या कर रहे हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं बॉस, लेकिन उसके लिए हमको पहले अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए अपने लिए, और दूसरा दुनिया को क्या चाहिए वो भी हम करेंगे। तो ऐसा अगर किया तो जीत पक्का ही है भाई, कोई दिक्कत नहीं, पक्का मालिक, समझ रहा है। तो अब मैं आपको वो चीज सिखा रहा हूं जो तुम्हें जरूरत है, तुमको वही प्रॉब्लम आता है, सर समझते सर्व पण लिहिता कसं तेच कळत नहीं। अब आपको स्ट्रक्चर समझ रहा है, पक्का ऐसे ही लिखोगे पेपर में, ओके। और प्रॉफिट के बाद अगर लॉस की बात आएगी बॉस, तो लॉस क्या करेंगे हम लोग? व्हेन कॉस्ट प्राइस इज मोर देन इट्स सेलिंग प्राइस इट इज नोन एज लॉस। प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज हो रहा था, लॉस क्या हो रहा था? डिक्रीजेस द कैपिटल ऑफ बिजनेस। तो प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होगा, लॉस हुआ तो कैपिटल क्या हो जाएगा? डिक्रीज। इसलिए देखो लॉस बाय फायर तुमने कैपिटल से इंक्रीज किया था, ठीक है ना, वो इक्वेशन में, ठीक है ना। और एग्जांपल क्या, 50,000 का गुड्स बेचा है और सारे एक्सपेंसेस कॉस्ट था 60,000, तो आपका लॉस कितना होगा? 10,000 लिख जाएगा लॉस का नॉर्मली, पक्का। पॉइंट वाइज पहला पॉइंट क्या लिखोगे? मीनिंग। दूसरा पॉइंट क्या लिखोगे? कैपिटल डिक्रीज। और तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? एग्जाम, ठीक है। जो पढ़ रहे हो लर्न हो रहा है, ठीक है, घर पे जाके और अच्छे से इसे करना है। और तुमको मैं बता रहा हूँ बेटा, कॉन्फिडेंस 7+1 पे ही रहेगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। इनकम रेवेन्यू ये तो ठीक है यार, चलो इतना मैंने बता दिया। ओके 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 ओके, ठीक है। तो अकाउंट में आज गुडविल वगैरह हमने देखा। और एक चीज आपको ना बेटा, एक सब्जेक्ट है ओशियन, और उसका अल्टरनेटिव एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, थियरी बात कर रहा हूं, और एक सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ये तो शुरू करने हैं अपने को। तुम लोग जब भी ये पढ़ोगे ना, मतलब ओसीएम में तो क्या सुंदर उन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, 8 चैप्टर है, सिर्फ 8 चैप्टर, लेकिन वन ऑफ द चैप्टर क्या है, तुमको पढ़ने का तरीका बता रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर आम्ही करना रहे कि आम्ही करून घेऊ, होता है, लेकिन आप सुनो कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, उसमें बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से उसे पढ़ना। इसमें वन ऑफ द चैप्टर है, पता है, एक नाम है उसका, क्या लिखा है मैंने? फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पता है कुछ ऐसे 4-5 टाइप दिए हैं।
ओसी की बात कर, और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारा 11 का जब मेन एग्जाम होगा तो इस चैप्टर ये मतलब फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों चैप्टर तुम कर लोगे तो आधा पेपर आ जाता है, इतना इंपॉर्टेंट। पार्टनरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, कोऑपरेटिव सोसाइटी और कंपनी। तुमको ना इस चैप्टर में इसके अलावा एक LLP है जो नया है, इसके अलावा तुमको और कुछ नहीं दिखेगा पूरे भारत में, यही बिजनेस दिखेगा। सोल ट्रेडर मतलब अकेला बंदा जो बिजनेस करते हैं उसे सोल ट्रेडर कहते हैं, पानीपुरी की गाड़ी वाला, है ना। आपने प्रोप्राइटर देखा है क्या? प्रोपा ऐसे देखा रहेगा, बहुत बार किराना दुकान पे लिखा होता है, कहीं तो प्रोपा लिखा होता है, ऐसे प्रोप्राइटर। व्हाट इज प्रोप्राइटर? जो अकेला बंदा बिजनेस करता है उसे सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटर कहते हैं। पार्टनरशिप मतलब क्या? जब दो या दो से ज्यादा लोग साथ में आके बिजनेस कहते हैं उसे क्या कहते हैं? पार्टनरशिप। HUF मतलब क्या? जो फैमिली बिजनेस है, घर का ही बिजनेस है भाई, घरगुती चालने वडीलोपार्जित, वही बिजनेस में घुस गए, उसे क्या कहेंगे? HUF। कोऑपरेटिव मतलब क्या? बहुत पैसा कमा लिया, जैसे जैन हॉस्टल, माहेश्वरी हॉस्टल, हर एक समाज का अपना हॉस्टल होता है, बच्चे अगर बाहर सीखने आए तो उनको कम पैसों में रहने की खाने की सुविधा होनी चाहिए। कोऑपरेशन, सपोर्ट करना, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। और कंपनी तो आपको पता है भाई, टाटा, बिरला, अंबानी, जो भी आप देखो। तो राजा ये क्या है? ये तुमको सिखाया जाता है OC में। और मैं क्या बोल रहा हूं, आपने कॉमर्स लिया है बेटा, याद रखो तुम लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और साइंस के कंपैरिजन में हम लोग बहुत ज्यादा आगे रहेंगे अगर कंसेप्चुअली समझेंगे। आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा आपके डिसीजन को, ये मेरी गारंटी है। और आप 10 साल बाद अपने दोस्तों से कंपेयर करना, आप कितना आगे रहोगे आप खुद देखना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोलते ना कि लिमिटेड बच्चों में अनलिमिटेड स्कोप है, वहां पे अनलिमिटेड बच्चे घुस रहे हैं, ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं है, लेकिन फिर इतने घुस रहे कि क्या ही पता। अभी नीट का कुछ तो रिजल्ट लगा कल, मैंने देखा, वो कुछ तो इतने ज्यादा मार्क्स है, वो डिबेट कर रहे हैं कि ऐसे तो आ ही नहीं सकते, कुछ तो झोल है। तो एनीवेज हम उनको बुरा नहीं बोलते, डॉक्टर्स तो चाहिए, उनके बिना हमको कौन, बीमारी से कौन बचाएगा, लेकिन कितने डॉक्टर चाहिए, है ना। आजकल हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमारा पूरा खानदान उस डॉक्टर के पास जाता है, दूसरा नया डॉक्टर आया उसके पास कौन जाता है, जाएगा तो। बुरा ऐसे नहीं, लेकिन वहां पे भी तो स्ट्रगल है। डॉक्टर बनने के बाद आपको हॉस्पिटल डालना, पहले तो क्लिनिक से चालू करना है भाई, इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा, बनाना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि बैठ गए, इक्विपमेंट कौन लाएगा, सब लाना है अच्छे तरीके से। पहले डॉक्टर बनने के लिए कितने साल तक पढ़ना है पता है? मतलब मेरे जितना अनुभव है, मेरे जितना दोस्तों से बात किए सुना है, कम से कम 28 साल तक तो पढ़ना ही पड़ता है मिनिमम, 30-31 MD सर्जन वर्जन होना है। तुम्हारे कॉमर्स में अगर तुमने CA जैसा कोर्स किया ना, एट द एज ऑफ 21-22 आप CA हो जाते हो। मैंने यूट्यूब पे लेक्चर डाला है, तुम देखना कभी, इंटरव्यू लिया उस बच्चे का जो 21 के एज में CA है, अपना ही स्टूडेंट है। और क्या, बस 21 में CA हो गया, अब छाप रहा है 10 लाख 12 लाख 15 लाख, क्या क्या बस इज्जत से पढ़ लिया। और तुम जो भी सीख रहे हो ना, ऐसे बोल रहा हूँ CA अवगढ़ है, यही चीज वहां पे फाउंडेशन में। और तुम्हारा टाइम क्या है, 5 साल में घिस के साला कंप्लीट कर लो, क्योंकि अब तुम्हारा क्या है, ग्रास्पिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि तुमको जिंदगी में एक ही काम है, खाना पीना पढ़ाई करना, सब्जेक्ट टू कंडीशन। जिंदगी में और कुछ नहीं ख्वाब पाल के रखे, है ना, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, तुम लोग ऐसा नहीं करोगे। लेकिन मैंने बहुत बैचेस में देखा है कि बच्चों के 8वीं 9वीं 10वीं से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। 11वीं का बच्चा है, बोले सर मैं बहुत टेंशन वाला, क्यों रे बेटा? बोले ब्रेकअप हो गया। मैंने बोला भाई तू गब्भी 11वीं में है पिछले साल की बात? बोले सर 3 साल का रिलेशनशिप। भाई मजाक कर रहा, 7वीं में कौन रिलेशन? मेरे को तो समझता भी नहीं था क्या है। और तुम मतलब आजकल की जनरेशन एडवांस है, मैं पकड़ के चलता हूँ, शायद आपके नहीं तो आपके दोस्तों के किस्से तो बहुत रहे होंगे। तो आज वो करियर छोड़ के बाकी चीज में लटके पड़े। और ये एज भी ऐसा होता है ना बेटा, कि जहां पे तुम लोगों को अट्रैक्शन डिस्ट्रैक्शन बहुत सारे है, और तुमको करियर भी बनाना है साला, है ना, नई नई चीजें भी एक्सप्लोर करनी है, करियर भी बनाना है। लेकिन एक बात बोलो, ये 5 साल तुम्हारे घर वालों ने बहुत बार कहा होगा, लेकिन मेरा अनुभव मान, जैसे मैंने अब सिखाया, तुमको कुछ भी डिफिकल्ट लगा क्या? गुडविल नहीं, यही गुडविल का आंसर लिख के बच्चे करोड़पति बन रहे, करोड़पति इन द सेंस करियर सेट कर रहे हैं। बस पढ़ाई किया, समझा, लिखा, चेकर ने उसे पास किया, उसको आगे भेज दिया। और हम लोग बोलेंगे जाओ दे यार, काय ते करायचं, तो हम छोटी चीज को इग्नोर कर दे, हम लिख नहीं पाए, हम पीछे रह गए। तो हमको ऐसा बनना नहीं है, कुछ ऐसा बन के दिखाएंगे कि हमको छोड़ के जाने वालों को भी रिग्रेट होना चाहिए किसको छोड़ा, या फिर पाने वाले को भी ये होना चाहिए यार इसके साथ हम होना चाहिए। तो आप लोग अपनी काबिलियत से, मेहनत से पढ़ो। अभी तुम्हारा एक ही टारगेट होना चाहिए, इज्जत से पढ़ना है और आगे जाना। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, और कॉमर्स में आने के बाद सबसे पहला चीज यही होता है कि हमें हमारे फील्ड पे वो कॉन्फिडेंस चाहिए।
सायन्स वाले कितने ही बच्चे आ जाए तो ऐसे नहीं यार तो सायन्स घेतलं मलाही घ्यायचं होतं बरं का, पण नहीं नहीं नहीं, हमने कॉमर्स है, हमारा डिसीजन है और हम वहां पे क्या कर रहे हैं हमको ही पता है। सेम एसपी जैसे सब्जेक्ट में, मतलब मैथ्स भी तो अच्छा है, जिनका मैथ्स उनको एसपी नहीं रहेगा, लेकिन इसमें ना सारे कंपनी के बारे में सिर्फ और सिर्फ कंपनी को फोकस किया गया। कंपनी कैसे बनती है, कैसे चलती है, कैसे मीटिंग्स होते हैं, फलान ढिकना, सारी बातें डिटेल में बताइए और वो एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर बात। इकोनॉमिक्स में सर हम देखेंगे एक चैप्टर है मनी, एक चैप्टर है मनी, और उसमें बहुत मजा आता है। मैं आपको मेरा एक वीडियो भी भेज दूंगा ग्रुप में, बहुत मैंने एनिमेशन वगैरह किया था। दुनिया में सबसे पहले ना ऐसे, तुमने मोहनजोदारो मूवी देखा रहेगा, मोहनजोदारो ऋतिक रोशन का, बार्टर सिस्टम पता होगा, बार्टर सिस्टम शुरुआत मैंने बताया था, चीजों के बदले में चीजें एक्सचेंज करना। काश हम आज उसी स्थिति में होते तो पैसा होता ही नहीं। तुम्हारे मॉम डॅड क्या करते, तुम्हारे अगर फार्मिंग है तो तुम बोलते साहेब मी टमाटे लावले, तुम्ही टमाटे घ्या सर आणि माझ्या मुलीला शिकवा, है ना। किसी मम्मी ने बोले कि बाजरी लगाओ, बोलेगा कि ठीक है बात करते हैं। तो आप लोग क्या करते, बार्टर ट्रांजेक्शन बहुत डिफिकल्ट जा रहा, तो हमने किसका शोध लगाया, पैसा, पैसा मतलब मनी। छत्रपति शिवाजी महाराज शिवकालीन नाणं, आठवतो टर्म पता है, नाणं मतलब पैसा, कि जहां पे मुद्रा शिव मुद्रा वगैरह होते थे, तो वो सिर्फ महाराष्ट्र में चलता था। फिर वो क्या इवोल्यूशन हुआ रहेगा कि पूरे भारत में एक ही पैसा चल रहा है। सोचना बहुत है हम लोगों को। हमारा देश कब आजाद हुआ बेटा, गांधी जी तो उसके बाद आए नोट पे, उससे पहले कौन था नोट पे फिर, ये सोचना है। कभी भी तो देश चल रहा था, पैसा तो तभी भी था, फिर रानी विक्टोरिया थी कि क्या थी कि अभी गांधी जी, तो आप लोगों को इसको पेपर मनी बोलते हैं, और आजकल तो हम लोग उस दौर में जा रहे हैं जहां पे पैसा ही गायब हो जाएगा। डिजिटल कैश, फोन पे, गूगल पे, है ना। आज तो मुझे इतनी आदत है, मैं तो मतलब मेरे को 2-1.5 साल हो गया मैं वॉलेट ही कैरी नहीं कर रहा, सिर्फ फोन होता है जेब, इधर भी गया फोन पे, गूगल पे। तो क्या हो गया, इसका मतलब कैश को डायरेक्ट क्या कर दिया, गायब। और ये मैं अनुभव कर रहा हूँ, आप कुछ अभी तो शायद आपको फोन पे गूगल पे नहीं होगा आपके पास, आप 10 साल बाद वो अनुभव करोगे कि आज तो भी आप कैश कैरी करते हो आने जाने के लिए, जैसे आपका अकाउंट हो जाएगा ना, आप फोन पे आ जाओगे, गूगल पे, फोन पे, जो भी है, पेटीएम। तो दिस इज द रिवोल्यूशन, जो यहाँ पे ना इनोवेशन इस चैप्टर में इकोनॉमिक्स से बताया। तो आपको ये सारे सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, और फिर आप देखना बेटा कि आपको कोई नहीं रोक पाएगा कॉमर्स, क्योंकि कॉमर्स में आपको आगे जाके ना, मैं बोल रहा हूं कि हम लोग ना लीडर है, हम लोग फ्रंट पे रह के बात करते हैं, है ना। बैक ऑफिस में और फ्रंट पे रह के वही बात कर सकता है जिसको नॉलेज है। गुडविल क्या है, अब तुम बोल सकते हो किस क्यों गुडविल बनता है, 4 फैक्टर बोल सकते हो, लोकेशन फेवरेबल होना चाहिए, क्या कस्टमर का सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और क्या क्वालिटी होना चाहिए प्रोडक्ट एंड सर्विस का, और स्किलफुल आपके एम्प्लॉय होने चाहिए, बस खत्म। तुमको अगर किसी ने बोल दिया अरे भाई मेरे गुडविल, मेरा बिझनेस का बहुत नाम खराब है, तुम ज्ञान दे सकते बघा साहेब, तुमचं प्रोडक्ट क्वालिटी कसं आहे, अभी फेको ना उसी पॉईंट पे लेके, प्रोडक्ट चांगलं द्या, तुमचे एम्प्लॉय कसे, सर्व्हिस वगैरे चांगली द्या, कस्टमर सैटिस्फैक्शन बघा, अजून काय लोकेशन, अरे बोलोगे तू अच्छा कितना होशियार हो गया, लेकिन तुम क्या बोल रहे हो, जो सीखा है भाई, और इसीलिए तुम्हारा अचानक से वैल्यू बढ़ रहा है, तो इसीलिए कंसेप्ट को समझ रहा है। प्रॉफिट आणि लॉस, कसं प्रॉफिट कमवता, तुमच्या खरीदी प्राइस कॉस्ट से हमेशा क्या ज्यादा होना चाहिए, सेलिंग प्राइस, सिंपल। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में ऐड होगा, लॉस होगा तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो ऐसा सारी चीजें, बहुत कुछ पढ़ना है, और अभी तुम लोग पांचों तो बहुत एडवांस स्टेज पे हो कि तुम्हारा सेकंड चैप्टर हो गया। अब जैसे जैसे न्यू स्टूडेंट आएंगे उनके साथ अपन ये डिस्कशन, और ये तुम्हारे फायदे में ही रहेगा, पर तुम्हें आना है और रेगुलर आना है, टप्पा मारने का नहीं, और ये रिकॉर्ड तो हो ही रहा है हर एक सेशन, वो तो मैं दे ही दूंगा, बट ऐसी चीजें है। एनीवेज एक छोटा सा और एक टर्म करेंगे, फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, और लिखा कुछ नहीं, लेकिन घर पे अपने टेक्स्ट बुक ले लेना बेटा, वो घर पे लिख लेने का। ये भी करना है, लेकिन आपको छोटा सा टर्म, अकाउंटिंग ईयर बता दो एक बार, ये तो एकदम सिंपल है, लेकिन यार नहीं जान दो, अकाउंटिंग सॉल्वेंट इंसॉल्वेंट कर लेते, मतलब लिखवा के देता हूँ। व्हाट इज सॉल्वेंट एंड व्हाट इज इंसॉल्वेंट, ये तुमको पता है सर। देखो मैं आपको सिंपल बताता हूँ, ये पढ़ने से पहले दिखा देता हूँ। ये एक व्यक्ति है, इसका चेहरा मैं अभी तक नहीं पता। असेट मतलब प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी है 1 लाख रुपए की, कितने बेटा, 1 लाख। और कर्जा पता है, कर्जा, कर्जा का मतलब क्या होता है, खुद का पैसा या उसको वापस देना है,
वापस देना है, तो अपना पैसा नहीं होता खुद का। इसको हम क्या कहते हैं, इस टर्म को? कर्जा मतलब ही जो पैसा देना है, जो खुद का उसे असेट कहते हैं, जो देना रहेगा उसे क्या कहते हैं? लाइबिलिटी। कॉमर्स में उसे क्या कहते हैं बेटा? लाइबिलिटी, कि हमें पैसा देना है, कर्जा, लाइबिलिटी। इसको देना था 3 लाख रुपया, खुद के असेट है, उसका मुछ नहीं है, ये साइड साइड स्माइली, उसके असेट है 1 लाख के, लेकिन पैसा देना है 3 लाख रुपया। सही बात है कि गलत बात है? गलत है ना। किसे देगा भाई? कर्जा बहुत है, कमाई कम है, तो ऐसे व्यक्ति को अकाउंट में एक नाम दिया जाता है, इंसॉल्वेंट। क्या कहा जाता है बेटा? इंसॉल्वेंट। ऐसा व्यक्ति जिसके लाइबिलिटी ज्यादा है और असेट क्या है बेटा? कम है, उसे मैं क्या कहूंगा? इंसॉल्वेंट। इन अदर वेज, अगर मेरा असेट, मेरे पास बहुत पैसा है ना, बहुत अमीर हूं मैं, 32 करोड़ रुपए पड़े मेरे जेब में, एग्जाम्पल है बेटा, मेरी बात नहीं कर रहा हूं, 32 करोड़ है, और मेरे को कर्जा सिर्फ 2 लाख रुपए का है, क्या मैं दे सकता हूं क्या आराम से? हाँ। तो जब मेरे असेट ज्यादा या इज इक्वल टू, या पूरा कर्जा दे सकता है, 32 करोड़ का ही लोन है, लेकिन इतना है कि मैं पूरा कर्जा, लाइबिलिटी पे कर सकता हूं, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाता है बेटा? सॉल्वेंट। खत्म हो गया कंसेप्ट। मतलब ये तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग, किताब से पढ़ते तो बोर होता है, लेकिन मैंने कहा इंडियन एजुकेशन सिस्टम में हमको तो पढ़ना ही पड़ेगा बॉस। इफ पर्सन्स असेट्स आर मोर देन हिज लाइबिलिटी, असेट मोर देन हिज लाइबिलिटी, उसे क्या कहा जाएगा? सॉल्वेंट। एक एक मार्क्स के लिए सवाल आता है एग्जाम में। वो वन वर्ड पता है, 10th में था क्या? वन वर्ड, क्यों वन वर्ड फ्रेज, एक पूरा फ्रेज देते थे और एक शब्द लिखना आता था उस फ्रेज से। कौन सा बोर्ड था तुम्हारा? कौन सा बोर्ड था? स्टेट बोर्ड था तुम्हारा? तुमको था? तुमको नहीं था क्या? था क्या? इसको तो याद भी नहीं आ रहा था, तो ये बोल रहा था होता। वो मेरे को भी याद नहीं आ रहा है क्या बोल रहे हैं करके। क्वेश्चन ना, क्या क्या था वो? गिव वन वर्ड ना, फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं, वर्ड रजिस्टर्ड ऐसे बोलते थे क्या? गिव आंसर इन वन वर्ड था क्या? हाँ वही वही, गिव आंसर इन वन वर्ड, वही। तो ये बोलेंगे गिव आंसर इन वन वर्ड सॉरी, इफ पर्सन्स असेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटी, बस वन वर्ड में उसे क्या कहा जाएगा बेटा? सॉल्वेंट। ऐसा सीख लिया तुमको, वन वर्ड आएगा, नीचे भी होगा करके, ठीक है। और मोर देन इज लायबिलिटी और इक्वल टू इज लायबिलिटी तो भी चलेगा, मतलब 1 रुपया कर्जा और 1 रुपया असेट है, दे सकता है ना, तो सॉल्वेंट है, ठीक है। लेकिन असेट कम होने चाहिए नहीं, मोर देन और इक्वल टू रहा तो चलेगा। ही इज कॉल्ड क्या बेटा? सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन ये फाइनेंशियली क्या होता है? साउंड। अब ये नया टर्म है, फाइनेंशियली साउंड मतलब उसके पास अच्छा खासा पैसा है। मेंटली साउंड बोलते हैं ना अपन दिमोश आवाज में, वैसे फाइनेंशियली साउंड मतलब वो पैसा, साउंड मतलब आवाज नहीं है, फाइनेंशियली साउंड एक टर्म है, मतलब वो क्या है? उसके पास वेल्दी बंदा है, पैसा अच्छा खासा है, ठीक है। एंड इज इन पोजिशन टू पे ऑफ ऑल हिज डेट। अब ये डेट्स का मतलब होता है कर्जा, लाइबिलिटी वर्ड यूज करो या डेट, ये बी साइलेंट है, बी नहीं पढ़ सकता, क्या पढ़नेगा? डेट्स, ओके। फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैंने क्या कहा? रीडिंग तो सबको आएगी, हमें करना है लर्निंग। कैसे करेंगे बोलो? पहला पॉइंट, व्हेन इफ पर्सन्स असेट्स आर मोर देन हिज लायबिलिटी और इक्वल टू हिज लायबिलिटी, कॉमा, ही इज कॉल्ड सोल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट पर्सन फाइनेंशियली क्या होता है? साउंड एंड इज इन पोजीशन टू पे ऑफ ऑल डेट्स। लेकिन सर कुछ बात तुमको कहा जाता है कि लिख के पढ़ो, तो तुम्हें नहीं समझता लिख के कैसे पढ़े। अभी आ गया सॉल्वेंट, 2 मार्क्स, पेपर चालू हो गया, बताओ क्या लिखोगे? अभी तो प्रॉब्लम है सर, पेपर चालू होते ही भूल जाते हैं हम, बाकी सब आता है है ना। अभी तो बस बोला, इफ पर्सन असेट इज क्या बेटा? मोर देन हिज लाइबिलिटी। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, असेट और क्या? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी और क्या था? और इक्वल्स टू हिज लाइबिलिटी। क्या इक्वल्स टू? असेट। असेट मोर देन इक्वल टू लाइबिलिटी, उसे क्या कहा जाएगा? इज नोन एज क्या बेटा? सॉल्वेंट पर्सन। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा?
वेरी गुड, फाइनेंशियली साउंड। और तीसरा पॉइंट क्या होगा, ही कैन पे ऑफ, डबल एफ है, पे ऑफ इज क्या बेटा, डेट्स, बी साइलेंट है लेकिन लिखते पे ऑफ इज, ही कैन पे ऑफ इज फुल क्या, डेट्स, इसे कहा जाएगा सॉल्वेंट। और आप चौथा, ये तो देखो मैं बढ़ा रहा हूं आंसर भाई, वही तो होता है, वही तो गेम है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या था सर, एक बार देखो, और वैसे आप लिख सकते हो कि असेट ज्यादा है। देखो पर्सन का असेट था 50 लाख का और डेट था 30 लाख का, तो क्या वो पोजीशन में है क्या, शुड बी एबल टू पे ऑफ कर सकता है क्या डेट, हाँ, देयरफॉर ही इज क्या, सॉल्वेंट। ऐसे लिखना है और मार्क्स लिखने के ही मिलेंगे, याद रखना, क्लास में आके बैठने के समझने के मार्क्स नहीं है, तुम्हें लिखना है। और लिखने के लिए मैं बोलता हूँ तुमको सबको होशियार करके छोड़ूंगा, मतलब तुम्हारा 10वीं तक क्या था मेरे को नहीं पता, लेकिन 11वीं में किधर भी जाओ अपना बच्चा एक से का लगना चाहिए कि भाई हाँ आ रहा है, इसको समझ में आ रहा है। वो सॉल्वेंट समझा। इनसॉल्वेंट एग्जैक्ट इसका क्या होगा बेटा, अपोजिट। पर्सन का क्या ज्यादा रहेगा, लाइबिलिटी इज मोर देन क्या, असेट, इट इज नॉन एज इंसॉल्वेंट पर्सन, सच अ पर्सन लाइबिलिटी मोर, वही ढोकलो ने उल्टा पुल्टा करके लिखा है ना, एक्टिव कॉस्ट, और ये लिख दो, खत्म, डन। इतना करके आओगे, अभी समझ में आ रहा है घर पे कैसे पढ़ना है, रीडिंग और राइटिंग में समझा, नोटबुक में उसी तरीके से प्रॉपर चीजें को मैनेज करना है। रुके यहाँ पे आज, थैंक यू सो मच।